क्वेश्चन कैसा है? पूर्ण तरंग दिष्टकारी का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर करिए। परिपथ का आरेख, निर्गत निवेशी वक्र और कार्यविधि। ठीक है, ये आगे पीछे दे सकता है, पॉइंट न दे, इसका वर्णन करिए, तब भी सारा कुछ यही करना है। 4 नंबर 3 नंबर में आ सकता है, तो पूरा पूरा करना है। वैसे इससे 4 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, और यही क्वेश्चन आएंगे, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले इस तरह का हमको चित्र बनाना है। इसमें डायोड कितने लगेंगे? D1 और 2 ये D2, और जो ये कनेक्शन है DC का, इधर से दे रहे हैं AC, यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? DC। हमारे पास A बिंदु है, B बिंदु है, और बीच का बिंदु क्या है? E। RL का मतलब लोड, जिसमें हम DC दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं लोड का रेसिस्टेंस, RL बोल देते हैं। ठीक, हाँ। अब यहाँ जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपको ध्यान रखना है, अभी मैं टेस्ट लिया था तो कुछ लोग नीचे नीचे ग्राफ बना दिए ऋणात्मक ऋणात्मक में, तो ये हमेशा कहाँ रहेगा? धनात्मक धनात्मक में। ठीक, ऑनलाइन लिए थे। तो चलो अब इसमें देखते हैं। दिष्टकारी आएगा तो परिभाषा तो वही है, जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है, उस उपकरण को हम क्या कहते हैं? दिष्टकारी। ठीक, सिर्फ ये भर ध्यान रखना है कि ये प्रत्यावर्ती को दिष्ट धारा में बदलता है, बाकी तो परिभाषा बना ही लोगे। इसके बाद दूसरा काम हमको क्या करना है? ये चित्र बनाना है। चित्र में जहां जहां नाम वगैरह है सब रखना है, ये गैप कहीं ज्यादा ना हो, ये भी ध्यान रखना है। सारा कुछ पास पास में होना चाहिए। ठीक है, कई बार ये गड़बड़ हो जाता है। अब इसके बाद हम ग्राफ देखेंगे, तो AC का ग्राफ ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, इसकी हाइट दोनों की और इसकी डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? बराबर। उसके लिए अच्छा ये है कि हम खड़ी खड़ी भी लाइन खींच लें, पड़ी पड़ी लाइन तो कॉपी में वैसे खींची रहती तो उसके अंदाज ले सकते हैं ना, ऐसे। अब यहाँ पर जब DC में हो तो जितना ऊंचा ये है उतना ऊंचा करके इसको भी बना लेना है, और प्लस में भी ऊपर बनाना है और माइनस में भी ऊपर बनाना है। ठीक, अब इसके बाद हमको ये स्टेप में कार्यविधि फॉलो करना है कि एक बार ट्रांसफार्मर के बारे में लिखना है, एक बार धनात्मक चक्र को बताना है, एक बार ऋणात्मक चक्र में बताना है, और एक बार हमको ग्राफ के बारे में बताना है। सेम प्रोसेस है, पर कैसे लिखेंगे समझना। यहाँ से ध्यान देना, देखो यहाँ से चालू करते हैं। जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं तो अन्योन्य प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। ये सेम लाइन है, जैसे हम अर्ध तरंग का लिखे थे तो दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बन रहा तो दूसरा तो कर ही लोगे। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर फिर यहाँ से चालू करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्र में बिंदु A E के सापेक्ष, अब इस बार बोलना है क्या? बिंदु A E के सापेक्ष क्या होता है? धनात्मक हो जाता है, जिससे डायोड अग्रभिनत हो जाता है और इससे धारा प्रवाहित होती है। जबकि बिंदु B E के सापेक्ष ऋणात्मक हो जाता है, जिससे डायोड D2 पश्चाभिनत हो जाता है और इससे धारा प्रवाहित नहीं होती। ये सिर्फ धनात्मक चक्र में ही लिखना, दोनों के बारे में। तो फिर से देख लो, क्या? जब प्रत्यावर्ती धारा का धनात्मक चक्र चलता है तो बिंदु A E के सापेक्ष धनात्मक हो जाता है, जिससे डायोड D1 अग्रभिनत हो जाता है और इससे धारा प्रवाहित होती है। जबकि बिंदु B E के सापेक्ष ऋणात्मक हो जाता है, जिससे डायोड D2 पश्चाभिनत हो जाता है और इससे धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, हाँ ये सेम है। अब इसमें देख लेते हैं ऋणात्मक चक्र चलेगा जब, तो ऋणात्मक चक्र में थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। ये किस में आ जाएगा? माइनस में, और ये किस में आ जाएगा? प्लस में। तो सेम बोलना है, जब प्रत्यावर्ती धारा का ऋणात्मक चक्र चलता है तो बिंदु A E के सापेक्ष ऋणात्मक हो जाता है, जिससे डायोड D1 पश्चाभिनत हो जाता है और इससे धारा प्रवाहित नहीं होती। जबकि बिंदु B E के सापेक्ष धनात्मक हो जाता है, जिससे डायोड D1 अग्रभिनत हो जाता है और इससे धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, फिर लास्ट में इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा के दोनों चक्रों में दिष्ट धारा प्राप्त होती है। इसे पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। ठीक है, इतना आपको लिखना है।